दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा टॉपिक है, मैंने बताया था कि हमने पिछली बार मौर्य अभिलेखों के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी और मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पता ही है। आज जो हम करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के तहत ही करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक रहेगा वो मौर्य राजनीतिक व्यवस्था रहेगी। मौर्य पॉलिटिकल सिस्टम को हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से राजा थे, क्या उनकी उपलब्धियां रही थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमेशा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताता हूँ कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, यूजीसी के लिए, एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, एनटीपीसी और इस प्रकार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लास है। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया मौर्य पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मौर्य राजनीतिक जो व्यवस्था है, मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश कब हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 322 बीसी से 185 बीसी तक। और इसमें जो महत्वपूर्ण राजा हैं, 3 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है कि ये 3 राजा कौन कौन से थे और इनके बारे में हमें जानना है। एक तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है बिंदुसार, फिर अशोक, और उसके अलावा छोटे मोटे अन्य राजा कि अशोक के बाद क्या स्थिति रही, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या है, इन सब के टाइम पीरियड्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कंपैरेटिव स्टडी बेस्ट है। तो अगर आप आज अब इनका टाइम पीरियड्स को, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर यहीं पे हम जान लेंगे इस चार्ट में। तो चंद्रगुप्त मौर्य है ये 322 बीसी टू 298 यानी कि 298 बीसी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ये 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक रहे हैं। ये 273 बीसी से 232 बीसी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ये 232 से लेके 185 यानी कि 232 और 185 यानी कि 7 और 9 10 47 वर्षों के बाद, यानी कि अशोक के 47 वर्षों के पश्चात जो अशोक साम्राज्य है वो समाप्त हो चुका होता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जब मैं पतन बताऊंगा तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा वो यही होगा कि योग्य उत्तराधिकारी आगे नहीं मिले, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो यहाँ आप देखते हो कि इतना जो लंबे समय से शासन चला रहा है वो सिर्फ 47 वर्षों के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात हम अभी बाद में करेंगे। तो बात आ जाती है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य 322 बीसी में स्टैब्लिश होता है। अब ये जो 322 है ये किस लिए, कि ये तिथि किस प्रकार निर्धारित की गई है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे और कुछ पार्ट मुगल तक का, तो इनके बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते। डे टू डे के एविडेंसेस हमें नहीं मिलते, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। उनके बेसिस पे हमने इस पूरे इतिहास को जानने का प्रयास किया है। अकबर के समय तक, अकबर तक पहुँचते पहुँचते अकबर के बाद काफ़ी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके बाद हम ये तक दावा कर लेते हैं या फिर मतलब एक एक दिन की बात हम कर सकते हैं, उनके एक एक दिन के बारे में हम जान सकते हैं उनके बारे में। लेकिन पूरी एंशिएंट हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत और कुछ पार्ट यानी कि बाबर और हुमायूं तक का जो पार्ट है, मुगल मतलब उनके बारे में हम डेली टू डेली के बारे में नहीं जान सकते। सिर्फ कुछ स्रोत उपलब्ध हैं, उनके बेसिस पे ही हमने इस पूरे इतिहास को जानने का प्रयास किया गया है। ठीक है जी। तो ये जो 322 बीसी है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये किस आधार पे हम कह सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना वर्ष है वो 322 ही क्यों लिया गया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण किया था और सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था और 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो हमें 2 संधियां देखने को मिलती है और उन संधियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। तो इस क्रम में जो सिकंदर का आक्रमण है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उसके बाद की चीजें, सिकंदर का जन्म आपको पता है कि 356 बीसी में हुआ था और
भारत पर आक्रमण उसने 326 बीसी में किया था और मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। इस मृत्यु के बाद एक संधि होती है, बेबीलोन की संधि। बेबीलोन की संधि मिलती है हमें देखने को। और उस संधि में क्या था कि उस संधि में सिकंदर के साम्राज्य या यूनानी साम्राज्य के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा साम्राज्य किसको मिलेगा, और उसमें भारतीय जो राज्य है, भारत के जो प्रदेश है उनकी भी चर्चा, खासकर उत्तर पश्चिमी प्रांतों के, भारत के जो प्रांत हैं खासकर उत्तर पश्चिमी प्रांत है उनकी चर्चा हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि हमें ये पता लगता है कि 323 बीसी तक जो भारत के ये प्रांत है, खासकर उत्तर पश्चिमी प्रांत है, ये सिकंदर के साम्राज्य का ही हिस्सा थे, किसी भारतीय साम्राज्य के मतलब भारतीय राजा के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। तो इस आधार पे एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज जो है ट्रिपेंडेरिस की संधि होती है, ये 321 में होती है। इस संधि में क्या होता है ट्रिपेंडेरिस की संधि में कि अगर आप इसको देखते हैं, ये संधि 321 बीसी में होती है और इस संधि में जो यूनानी साम्राज्य या फिर सिकंदर के जो साम्राज्य उसमें भारतीय राज्यों की चर्चा देखने को नहीं मिलती, उत्तर पश्चिमी प्रांत की चर्चा देखने को नहीं मिलती। तो यानी कि बेबीलोन की संधि जो कि 322 बीसी में होती है उसमें आपको सिकंदर के साम्राज्य या यूनानी साम्राज्य के तहत भारतीय राज्यों की चर्चा देखने को मिलती है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों की चर्चा। लेकिन वहीं अगर हम 321 तक चलते हैं, जब ट्रिपेंडेरिस की संधि होती है तो उसमें भारतीय साम्राज्य अर्थात उत्तर पश्चिमी प्रांतों का जिक्र तक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि 322 ही बचा, यहाँ 323 में जिक्र हो रहा है और यहाँ 321 में जिक्र नहीं हो रहा। तो यानी कि 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय जो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत थे इनको मुक्त कराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये निष्कर्ष हम इस आधार पर ले सकते हैं। तो इसे ही हम अब देखते हैं कि क्या है और आप इसे लिख लीजिएगा कि बेबीलोन की संधि यूनानी या सिकंदर के साम्राज्यों के तहत भारतीय प्रांतों की चर्चा देखने को मिलते हैं, जबकि ट्रिपेंडेरिस की संधि 321 में जो होती है इसमें भारतीय प्रांतों विशेषकर उत्तर पश्चिमी प्रांतों की चर्चा यूनानी साम्राज्य या सिकंदर के साम्राज्य के तहत देखने को नहीं मिलती। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 322 में भारतीय प्रांतों को चंद्रगुप्त ने मुक्त कराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये था, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण आधार बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में हुई। इसके अलावा एक चीन का कैंटन शहर है, चीन का कैंटन शहर, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ 489 डॉट प्राप्त हुए हैं, यानी कि 489 बिंदु प्राप्त हुए हैं और इनकी जो अंत होता है वो 322 बीसी में होता है और इनकी जो शुरुआत होती है वो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 322 बीसी में ही हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में अगर आप देखते हैं तो 322 बीसी से 298 तक का मैंने बताया इसका समय पीरियड है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अगर आप इतिहास उठाकर देते हैं तो विभिन्न नाम मिलते हैं, ठीक है, और ये विभिन्न नाम यूनानी विद्वानों ने इनको दिए थे, ठीक है। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम थे, जैसे कि इसी क्रम में सेंड्रोकोटस नाम जो है वो एरियन जस्टिन और स्टेब्रो मानते हैं। ये यूनानी विद्वान हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन जस्टिन, यूनानी विद्वान एरियन जस्टिन स्टेब्रो ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि यूनानी विद्वान नियार्कस ने इन्हें सेंड्रोकोप्टस कहा है। ये याद रखिएगा, कोटस, ये सेंड्रोकोप्टस, ठीक है। तो नियार्कस के अनुसार इनका नाम सेंड्रोकोप्टस था। और इसी तरीके से एपियानस और प्लूटार्क, एपियानस और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस के नाम से कहा है, ठीक है। ये जो जानकारी है ये किसने दी है कि ये विभिन्न नाम मिलते हैं और ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं,
यूनानी विद्वानों ने इनको अलग अलग नामों से जाना है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है सर विलियम जोन्स ने, जिन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन नामों से अलग अलग यूनानी विद्वानों ने माना है। सर विलियम जोन्स, याद कीजिए, वही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और इसके तहत उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, जैसे कि गीता का अनुवाद किया था, महाभारत का अनुवाद किया था, रामायण का अनुवाद किया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये है। तो ये पहला पॉइंट है कि विभिन्न नाम कि किन विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से बताया है। तो ये सारी चीज़ें हमने की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि चंद्रगुप्त की जाति क्या थी। इस मामले में भी मतलब विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसके बारे में कुछ और बताते हैं, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जाति कुछ और थी। तो इसको लेकर एक मतलब कन्फ्यूजन है, और उसका निष्कर्ष क्या निकला वो सारी चीज़ हम इसकी जाति संबंधी विवाद में देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मुर्रा नाम के एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों का मानना है। ठीक है। पुराण, घनानंद की शूद्र पत्नी मुर्रा से उत्पन्न हुआ है। ये बात पुराण के अनुसार है कि घनानंद जो राजा थे नंदवंशी, उनकी मतलब पत्नी थी, शूद्र पत्नी थी मुर्रा, उससे ये उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस का भी यही मानना है कि घनानंद के यहाँ निवास करने वाली शूद्र स्त्री मुर्रा से ही ये उत्पन्न हुआ है, और उन्होंने इसके लिए एक वृषल शब्द का भी प्रयोग किया गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया। तो यानी मोटे तौर पर ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये एक शूद्र स्त्री मुर्रा की संतान थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति थी वो शूद्र जाति से वो संबंधित रखते थे। अब हम देखते हैं कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार ये क्या थे। देखिए, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षेत्रीय कुल का माना गया। और ये मौर्य क्षेत्रीय कुल कहाँ निवास करता था? ये नेपाल की तराई के आसपास वाला इलाका माना जाता है, या फिर गोरखपुर आदि क्षेत्र के आसपास मौर्य क्षेत्रीय कुल निवास करता था। वहाँ से इनको माना जाता है कि ये थे। और इसी प्रकार के बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ही लोरिय नंदन स्तंभ लेख के नीचे एक मयूर की आकृति मिली है। ठीक है। इसका संबंध भी मौर्य वंश की उत्पत्ति से माना जाता है। तो यानी बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से थे? ये मौर्य क्षेत्रीय कुल से थे, यानी कि क्षेत्रीय कुल से ये संबंध रखते थे। तो अब ओवरऑल जो इन सब चीज़ों को देखने के बाद निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षेत्रीय कुल से संबंधित थे। इसके अलावा इनकी माँ कौन थी? इनकी माँ के बारे में क्या बताया जाता है? तो ये मैंने अभी बताया कि जैसे कि मुर्रा इनकी माँ थी। तो ये सारी चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति संबंधी विवाद क्या थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इनकी विभिन्न विजय अभियानों के बारे में बातचीत करते हैं कि इन्होंने किन को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रारंभिक जीवन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपने पीछे मैंने सोर्सेज में भी पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले तक्षशिला में जाकर, क्योंकि कौटिल्य का अपमान हुआ था, ठीक है, उस अपमान के बाद आपको पता है कि वो मगध से चले गए थे। तो रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिला था और उसको इन्होंने खरीदा था, और वही चंद्रगुप्त मौर्य था। तो उसको ले जाकर मतलब अपने आश्रम में रखा था और शिक्षित किया था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में जाकर वहाँ पर शिक्षण ग्रहण का कार्य किया। अच्छा, दूसरा कौटिल्य को अपने उसे घनानंद से बदला लेना था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में, और इसीलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में जाकर अध्यापन कार्य किया, तथा युवावस्था के दौरान जब सिकंदर का आक्रमण होता है 326 में, तो उन्होंने यूनानी शिविरों को देख के अपनी युद्ध नीति बनाई। ठीक है, युद्ध नीति के बारे में सीखा। तो ये चीज़ थी उनके प्रारंभिक जीवन की, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में रहकर अध्यापन कार्य किया तथा युवा अवस्था के दौरान सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी शिविरों को जाकर देखा। ठीक है, और ये उनकी आगे जाकर जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य खड़ा करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करेगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों की। इस बारे में भी मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या किया था
कि वो खीर वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जब शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं, अस्त्र शस्त्र सीख जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मैं अब मगध पर आक्रमण करके मैं मगध को जीत सकता हूँ। तो वो सीधा मगध पर जाते हैं और आक्रमण करते हैं, पर उसका परिणाम भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे उन्हें एक ज़बरदस्त हार मिलती है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि प्रारंभ में सबसे पहले मगध पर आक्रमण करते हैं, परंतु यहाँ पर उसे असफलता मिलती है। फिर जब वो मैंने आपको बताया कि खीर खाई और उसका परिणाम क्या होता, वो एक बड़ी फनी स्टोरी है, तो मैंने आपको सुनाई हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कौटिल्य ने सलाह दी कि आप सबसे पहले आसपास के, यानी कि ये मगध है तो यहाँ के जो इलाके हैं इनको जीतिए और फिर मगध पर आक्रमण कीजिए। तो उनकी इसी सलाह को मानते हुए सबसे पहले उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को, यूनानी राजाओं को व अन्य राजाओं को हराया, उनके खिलाफ विरुद्ध विजय अभियान छेड़ा, और इसी क्रम में उन्हें जो सबसे पहले सफलता मिलती है वो पंजाब में मिलती है। तत्पश्चात उसके बाद सिंध के जो क्षेत्र हैं आसपास के उनको जीतते हैं, और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य फिर दोबारा से इसके बाद मगध पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे उन्हें वो कमजोर कर चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद ये मगध पर दोबारा आक्रमण करते हैं और इस बार उन्हें सफलता मिलती है। तो ये मगध के आक्रमण होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्यूकस के आक्रमण, कि सेल्यूकस के साथ उनका युद्ध होता है। ये जो सेल्यूकस था ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के जाने के बाद इन्हें भी एक हिस्सा दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध में इनका क्या होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ आपको देखिएगा कि उसके बाद मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स तो मैंने लिखवा दें कि उसके बाद वो पुनः मगध पर आक्रमण करते हैं और इस बार उन्हें विजय श्री मिलती है। देखिए क्या मिलता है, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। सेल्यूकस के साथ जैसा कि मैंने अभी बताया युद्ध होता है 305 से 304 बीसी के समय, ये जो है इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, स्थान कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, और होता किस किस के बीच में, सेल्यूकस जो कि इसका सिकंदर का सेनापति होता था। ठीक है, बाद में वो कुछ राज्य इनको भी देकर चला जाता है। तो सेल्यूकस के बीच में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि सेल्यूकस को हार मिलती है और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को जीत मिलती है। लेकिन एक संधि के उस पे ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इस युद्ध के परिणाम सेल्यूकस को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी भेंट करते हैं। ठीक है, हारने के बावजूद भी 500 हाथी मिल गए, बहुत बड़ी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र मिलते हैं जीतने के बाद। ये क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व सिंध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र थे जो इन्हें मिलते हैं। इसी क्रम में जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है एरिया, जिसे हम हेरात, वर्तमान में इसका नाम हेरात है। ठीक है, अराकोसिया, वर्तमान में ये जो कंधार है उसको ही अराकोसिया कहा जाता था। जेड्रोसिया, ये मकरान तट बलूचिस्तान पर स्थित है। ये है पेरीपेनिसदाई, ये कंधार वर्तमान में इसका नाम है। ये क्षेत्र इनको मिलते हैं। उसके अलावा सेल्यूकस की पुत्री हेलना, उससे सिकंदर का विवाह होता है। और उसके अलावा मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। तो ये सारी चीज़ें इस युद्ध के बाद की स्थिति है कि किसको क्या मिला, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों को देखा और ये सारी चीज़ें। इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन जैसे विद्वान, अच्छा इस हेलना के साथ जो विवाह हुआ था इसकी चर्चा केवल एक ही विद्वान, यूनानी विद्वान के अनुसार ऐसा माना जाता है, केवल एक ही विद्वान इसकी चर्चा करता है, बाकी विद्वानों ने इसकी चर्चा नहीं की। वो विद्वान है एपियानस, कि एपियानस के अनुसार ही ऐसा है कि सेल्यूकस की पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से जाना है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके इन विजय अभियानों के कारण जो जस्टिन है, और अगर मैं जस्टिन की बात करूँ ये और प्लूटोर्क, उनका मानना ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद दिया था और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, 6 लाख की विशाल सेना थी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब इन विद्वानों के अनुसार ये उनका मत था कि संपूर्ण भारत को उन्होंने 6 लाख की सेना के साथ रौंद दिया। ये मत किसका है, ये मत है जस्टिन का भी, और इसी मत से इत्तेफाक रखते हैं कौन, प्लूटार्क पे।
तो यूनानी विद्वान जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद दिया, ये उनका मानना था। और प्लूटार्क के अनुसार भी ये चीज़ थी। अब हमने चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभियानों के बारे में भी देख लिया विभिन्न विद्वानों के। अब अगर मैं देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत पे ही शासन कर लिया, इसीलिए जो मौर्य साम्राज्य है इसे भारत की पहली केंद्रीकृत व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को अगर मैं बनाऊं तो इसमें कौन कौन से हिस्से आएंगे, तो पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ इसमें हिस्सा कौन सा नहीं आता। उसके अलावा सारा जो हिस्सा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का ही भाग था। तो दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसके जो साम्राज्य को अगर मैं मैप के हिसाब से बताऊं तो कौन सा हिस्सा आएगा, तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये है हिंदू कुश पर्वत, ये वाला। और यहाँ पर ये बात करूँ पश्चिमी बंगाल वाला जो इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु वाला इलाके को छोड़कर लगभग ये जो हिस्सा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिलनाडु, एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य नहीं था वो है आपका कौन सा, दक्षिण में तमिलनाडु व उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर। ये हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें नहीं था। तो ये तो चीज है ये। अब अगर मैं बात करूं कि इतना बड़ा हिस्सा है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और उनकी राजधानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी उनकी राजधानियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, कौन कौन से, एक है पहला है उत्तरापथ, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। दूसरा है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। उसके अलावा अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उसके अलावा प्राच्य, पाटलिपुत्र। तो ये इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भाग, इस विशाल साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। अब इसके बाद बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था। तो देखिए धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य 298 में मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, ठीक है। और इस अकाल को दुर्भिक्ष कहा जाता है, उनकी भाषा में दुर्भिक्ष कहा जाता है। तो इस दौरान वहाँ पे जो जैन थे, जैन 2 भागों में बट गए कि कुछ जैन तो ऐसे थे जो मगध में ही रह गए और कुछ जैन थे जो वहाँ से चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि अकाल के दौरान मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निकलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस क्रम में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। और वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, मैसूर के पास ये जगह है, वहाँ पर आके चले जाते हैं। जो वहाँ पे रह जाते यानी कि जो वहाँ स्थिर रह जाते उनको हम कहते हैं श्वेतांबर, ठीक है। और जो वहाँ से चले जाते हैं उनको कहते हैं दिगंबर। अब स्थिर कौन रहता है, स्थित रहते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैनी वहीं पे रहे उनको हमने क्या कहा, श्वेतांबर कहा, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। क्यों, क्योंकि श्वेत वस्त्रों के बारे में यह है कि कीट पतंगे कुछ कम आते हैं, आकर्षित नहीं होते, उससे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो साइंस वो भी जानते थे, इसीलिए वे श्वेतांबर कहलाए। जबकि जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला थे वहां पर आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है दिगंबर। जो मतलब आज भी अगर आप देखेंगे कि बिना वस्त्र वाले, तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है, 2 शाखाओं में विभाजित है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। तो ये नींव उनकी यहाँ से पड़ती है। अब बात आ जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, तो वो भी श्रवणबेलगोला में आ जाते हैं, यानी कि इन स्थूलभद्र के नेतृत्व में चले जाते हैं, सॉरी ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जो ये दिगंबर होते हैं उनके साथ श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पे 298 में उपवास के द्वारा संथारा पद्धति जिसको आप बोलते हैं, तो संथारा पद्धति के द्वारा ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि किस प्रकार से क्या है। तो इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा फिर चंद्रगुप्त मौर्य विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा। धर्म,
अकाल, मैंने बताया अकाल को दुर्भिक्ष कहते हैं, ठीक है। जो यहीं पे रहे 298 में, अकाल में जब मगध में पड़ा तो स्थूलभद्र ये श्वेतांबर कहलाए, जो भद्रबाहु है दिगंबर कहलाए, और ये कहाँ पे प्रस्थान करते हैं, श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक में। और इनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवणबेलगोला आ जाते हैं, और यहाँ संथारा या संलेखना पद्धति के द्वारा, संथारा या संलेखना पद्धति के द्वारा उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, मैंने बताया था कि 322 से लेके 298 तक का जो टाइम पीरियड है वो था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है वो 298 से लेके 273 तक होता है। और जबकि अशोक का जो टाइम पीरियड है वो मैंने अभी आपको बताया 273 से लेके 232 तक का। और बाकी जो है अन्य का हमने बता दिया 232 से 185 BC, यानी कि 47 वर्षों में अशोक के बाद ये शासन समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के ऊपर। बिंदुसार को क्या क्या कहा जाता था? बिंदुसार को अक्षुण्य कहा जाता था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार को अक्षुण्य क्यों कहा जाता था। देखिए, बिंदुसार की क्वालिटी थी कि बिंदुसार को जो साम्राज्य विरासत में मिला था, बिंदुसार ने ना तो उसको बढ़ाया और ना ही घटाया, यानी कि जो था उसको एज इट इज मेंटेन रखा। दैट मीन्स कि बिंदुसार की जो नीति थी वो युद्ध नीति ऐसी नहीं थी कि विस्तारवादी युद्ध नीति हम नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि बिंदुसार को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिंदुसार एक कायर राजा था, क्योंकि बिंदुसार के समय में किसी भी प्रकार का हमला या किसी भी प्रकार की बगावत आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक छोटा सा विद्रोह अमात्यों का जरूर हुआ था जिसे अशोक ने दबा दिया था। उस समय पे अशोक मालवा का शासक होता था। बट ओवरऑल जो मिला के है कि बिंदुसार की स्थिति बहुत अच्छी थी और बिंदुसार एक कुशल शासक के रूप में गिनती की जाती है। अब बिंदुसार के और भी एक अन्य नाम है। बिंदुसार की माता का क्या नाम है, पहले तो ये देख लेते हैं। बिंदुसार की जो माता थी वो थी दुर्धरा। दुर्धरा बिंदुसार की माता थी। बिंदुसार के अन्य नाम क्या हैं? बिंदुसार का अन्य नाम है अमित्रघात। अमित्रघात, ये नाम इन्हें यूनानियों ने दिया था, यूनानियों द्वारा दिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। नाश करने वाला। दूसरा नाम जिस नाम से बिंदुसार को जाना जाता है वो है सीसेन। सीसेन। तो ये अमित्रघात इन्हें यूनानियों द्वारा दिया गया था। तो इसी से हमें कुछ पता लग रहा है कि बिंदुसार एक ब्रेव किंग थे, यानी कि एक बहादुर शासक थे। तो यूनानियों ने इन्हें अमित्रघात या सीसेन जैसे नाम से बुलाया है। और इस अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये कौन से थे और किस देश से संबंधित थे और किस राजा ने इनको भेजा था, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक है डायमेकस और दूसरा है डायनोसिस। अब ये जो डायमेकस है ये सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट का दूत था, ठीक है जी। दूसरा डायनोसिस है, ये मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का दूत था। ये दोनों दूत थे। दूसरी चीज याद रखने का, कस नाम थोड़ा सा मुश्किल है। ये डायमेकस है, एंटियोकस कस, उसका उल्टा डायनोसिस, ये फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का वो था। दूसरी चीज, इन्होंने इससे 3 चीजें मांगी थी बिंदुसार ने। क्या क्या? सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, दार्शनिक, ये 3 चीजें मांगी थी। लेकिन सीरिया के शासक ने ये 2 चीजें तो बिंदुसार को दे दी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दार्शनिकों को हमारे यहाँ मतलब खरीदा बेचा नहीं जाता, तो हम दार्शनिक आपको नहीं दे सकते। तो दार्शनिक उन्होंने देने से मना कर दिया था, लेकिन ये दोनों चीज़ें उन्होंने इसको दे दी थी। दूसरी चीज़, एंटियोकस और टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये अशोक के समकालीन है, ठीक है। और इसकी जो चर्चा है एंटियोकस फर्स्ट की, ये चर्चा 13वें शिलालेख में भी मिलती है। तो इससे ये पता लगता है
कि ये अशोक के समकालीन है तथा ये भी अशोक के समकालीन माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती है। दूसरी चीज़, अब कुछ अन्य चीज़ें हैं वो और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये बिंदुसार विधिवत रूप से हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अशोक, कि अशोक महान क्यों था, अशोक ने क्या क्या विजय की और अशोक ने अपनी नीति किस तरीके से बदल दी और उस नीति बदलने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक किस प्रकार से शासन किया, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, बिंदुसार की जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अन्य बातें बेहद महत्वपूर्ण है। बिंदुसार के आजीविकों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बताए जाते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छे है। अब बिंदुसार के अगर अच्छे संबंध है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो पुत्र होगा उसके और भी अच्छे संबंध रहे होंगे, पौत्र के और भी घनिष्ठ संबंध रहे होंगे। तो इसी क्रम में आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। आगे जब हम अशोक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में इन्हें आजीविकों को 2 गुफाएं दान में दी थी। कौन कौन सी? बराबर की पहाड़ियों में कौन कौन सी गुफाएं दान में दी थी? एक तो सुदामा, दूसरा करण चौपाड़। तो ये दोनों गुफाएं इन्होंने इनको दान में दी। दूसरी चीज, अशोक के जो पौत्र हैं, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 गुफाएं दान में दी, वाइका, लोमर्षि और गोपी। तो ये इन गुफाओं के नाम हैं, ये हमें याद रखने हैं। दूसरी चीज, बौद्ध विद्वान एवं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जो उन्होंने बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा। तो यानी ये जो चीजें हैं कि यूनानी इन्हें अमित्र घात कहते हैं, तारानाथ के अनुसार ये है। तो इससे शो होता है कि बिंदुसार एक बहुत बहादुर और कुशल प्रशासक रहा होगा और एक बुद्धिमान शासक रहा होगा जिन्होंने विस्तारवाद की नीति को नहीं अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। तो इस बारे में हम इन चीज़ों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ लास्ट, हाँ, अशोक बिंदुसार के अंतिम दिनों में उत्तरापथ की जो राजधानी तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला में अमात्यों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन इस विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, जो कि उस समय पे मालवा के प्रशासक थे, मालवा के गवर्नर थे, ठीक है। और अशोक ने इसे बहुत अच्छी तरीके से इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। तो ये सारी चीज़ थी बिंदुसार के बारे में जो हमें जाननी थी। अब हम नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासक डिस्कस करेंगे वो है अशोक। अगर मैं अशोक की बात करता हूं तो जो उसका टाइम पीरियड है मैं पहले भी बता चुका हूं, 273 से 232 बीसी के इसमें है। लेकिन अशोक को शुरू करने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे डिस्कस करना पड़ेगा या बहुत ज़रूरी है, उसके बिना अशोक की चर्चा अधूरी है। वो डिस्कशन ये है कि अशोक को हमेशा अशोक द ग्रेट कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है। इतिहास में बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जिनके पीछे महान शब्द लगा है, जैसे कि सिकंदर को सिकंदर महान कहा जाता है, अशोक को अशोक महान कहा जाता है, अकबर को अकबर महान कहा जाता है, अकबर द ग्रेट कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी राजा को महान बनाते हैं? देखिए, जब कोई राजा अपने कर्तव्यों से या जो उसके कर्तव्य उससे अलग चलकर कुछ ऐसा कार्य करता है जो एक अलग होता है, यानी कि अपने मार्ग से कुछ लीक से हटकर चलता है, तो ऐसे शासक के पीछे महान शब्द लगता है या महान शब्द लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि सिकंदर था, सिकंदर के पीछे महान शब्द क्यों लगा कि सिकंदर को सिकंदर महान क्यों कहा जाता है, सिकंदर महान शब्द क्यों कहा जाता है? ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सिकंदर को सिकंदर द ग्रेट या अलेक्जेंडर द ग्रेट किस लिए कहा जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिकंदर पहला ऐसा राजा था विश्व में जिसने विश्व विजय का कंसेप्ट दिया कि पूरे विश्व को भी जीता जा सकता है। ये नहीं तो अगर आप सिकंदर के टाइम को एनालिसिस करेंगे कि 356 बीसी से लेके 323 बीसी तक, ठीक है, महज इस शॉर्ट पीरियड में उसने पूरे विश्व को जीत लिया। जब ये वो युग था जब एक छोटे से राज्य को जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और सिकंदर ने उस समय पे विश्व विजय का सपना देखा और उसे निसंदेह पूरा भी किया। तो इसलिए सिकंदर को सिकंदर महान कहा जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है अशोक के पीछे अशोक महान क्यों लगता है? हम सब जानते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया था। उसने हिंसा की जगह अहिंसा को उचित माना, ठीक है। उसने युद्ध की बजाय उसने शांति को ज़्यादा महत्वता दी, ठीक है। उसने हिंसा की बजाय अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, ठीक है।
और उन्होंने ये दिखाया कि युद्ध की नीति न अपनाकर अहिंसा के पथ पर चलकर भी एक लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, जो कि अशोक ने किया था। और वो 30 वर्षों से कहीं अधिक समय तक उन्होंने बिना किसी तलवार के शासन किया, इसलिए अशोक को अशोक महान कहा जाता है। तो युद्ध की नीति न अपनाकर अर्थात अहिंसा के पथ पर चलकर भी एक लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक अशोक ने इसी पद्धति को, इसी नीति पर चलकर अपने उन्होंने शासन किया। ठीक है जी, ये चीज़ है। इसी प्रकार से अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर के पीछे अकबर महान क्यों लगता है? देखिए, ये वो दौर था जब धर्म किसी भी समुदाय के लिए एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता था, यानी कि एक संवेदनशील इशू था। धर्म को लेकर लोग, अगर उसके धर्म के बारे में कुछ भी कहा जाता तो वो काफ़ी उत्तेजित हो जाते थे। तो अशोक ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन का अर्थ होता है जनता और इलाही का मतलब होता है ईश्वर, यानी जनता का ईश्वर, ये अर्थ निकलता है। तो उन्होंने इस मामले में एक धर्म चलाया, दीन इलाही, यानी जनता का ईश्वर। ये एक सर्वधर्म पर आधारित कंसेप्ट था और उन्होंने कहा कि अगर हम इस धर्म को अपनाएंगे तो काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, और काफ़ी समस्याओं का हम समाधान कर भी सकते हैं। और उन्होंने जनता को इस दीन इलाही को अपनाने के लिए कहा, दीन इलाही के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि वो बात अलग है कि ये धर्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और अगर सपोज़ ये धर्म सक्सेसफुल हो जाता, पूरी दुनिया में फैल जाता, तो निसंदेह एक शांति का प्रतीक होता। इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और एक इतिहासकार हैं वी एस स्मिथ, उन्होंने इसकी आलोचना की, वो एक अलग बात है। उन्होंने दीन इलाही को गुमराह राजा का स्मारक चिन्ह बताया है, वो एक अलग बात है। बट ओवरऑल जो अशोक ने धर्म को लेकर जो उनकी स्पष्टता थी और धर्म को लेकर जो उनका नज़रिया था, वो एक विश्व में अलग चीज़ दिखाता है। तो इसीलिए अशोक के पीछे अशोक महान लगाया जाता है। तो मैंने बताया कि जब कोई राजा अपने जो भी उसके कर्तव्य होते हैं, कि जैसे टैक्स लेना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके अलावा युद्ध करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इन सब चीज़ों से हटकर एक अलग मार्ग बनाता है, एक अलग मार्ग पर चलता है, तो वो राजा महान होता है। इसीलिए सिकंदर महान था, इसीलिए अशोक महान था, इसीलिए अकबर महान था। तो ये चर्चा बहुत ज़रूरी होती है। इसके बिना अशोक की चर्चा करना मैं नहीं समझता कि ये चर्चा कंप्लीट हो पाती। तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया कि अशोक महान क्यों था। और कई बार ये जो चीज़ें, देखिए, जो अब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ये आपके प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, और एज वेल एज इंटरव्यू में भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये जो अशोक को अशोक महान कहा गया है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। खासकर जो इतिहास का स्टूडेंट रहा हो, इतिहास का जो छात्र रहा हो, उससे कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो इसलिए ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अशोक के बारे में, अशोक की राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी, अशोक का व्यक्तिगत जीवन क्या था, अशोक ने किस प्रकार से कलिंग विजय के बाद अपनी नीति में परिवर्तन किया, क्या नीति में परिवर्तन किया, ये चीज़ है। अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ये सारी चीज़ करेंगे। अशोक का जो धम्म था वो बुद्ध के धम्म से किस प्रकार से अलग था, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये सारी चर्चा अब हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात करते हैं। अशोक 273 से 232 तक के बीच में इनका जो सबसे लोकप्रिय नाम था वो था देवनाम। ज़्यादातर लेखों में देवनाम के रूप में ही इनकी चर्चा की गई है। दूसरा, प्रियदसी, बुद्ध शाक्य, ये मस्की अभिलेख में इनका नाम बुद्ध शाक्य के रूप में दिया गया है। भाब्रू अभिलेख में प्रियदसी के नाम से दिया गया है। दूसरी चीज़, माँ का नाम धम्मा भी कहा जाता है, कई जगह धम्मा है, वासादिका है, शुभरांगी है, ये चीज़ है। पत्नी का नाम महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता, संघमित्रा, ये इसके नाम कहे जाते हैं कि महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता और असंघमित्रा। दूसरा, एक और पत्नी की चर्चा की गई है, कारुवाकी। ये चर्चा कौशाम्बी अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार की गई है। इसका एक अन्य नाम भी है रानी का अभिलेख, तो उसमें इसकी चर्चा की गई है। पुत्र तीवर का भी उल्लेख इसी कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है। उसके अलावा अगर मैं और पुत्रों की बात करता हूँ तो कुणाल इनका पुत्र है, महेंद्र इनका पुत्र है, ये चीज़ है। उसके अलावा जो
पुत्री हैं, संघमित्रा इनकी पुत्री है, चारुमित्रा इनकी पुत्री है। पुत्र जालोक है, ये कलहन के अनुसार पौत्र माना जाता है अशोक का जालोक। ये कलहन की राजतरंगिनी जो है उसके अनुसार इनका पुत्र है। तो ये जितनी भी चर्चा है ये सारे इसके परिवार के बारे में मैंने बता दिया कि पौत्र कौन है, पुत्री कौन है, पत्नी कौन है, माता कौन है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से हमें चर्चा देखने को मिली उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं अशोक के बाद मैंने बताया था कि अन्य, तो उनकी चर्चा अभी मैं कर लेता हूँ कि अशोक के बाद अन्य क्या रहा है, कि कौन मतलब अशोक के बाद राजा बना, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अशोक के बाद जो चर्चा है, अशोक के बाद जो चर्चा है, कुणाल पुत्र होता है, संप्रति है उसके बाद राजा बनता है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें विशेष जानना नहीं है। संप्रति ये अशोक का पौत्र था और ये जैन धर्म को मानने वाला था, जैन मतानुयायी था। और मैंने इसके साथ ही लिखा बिंदुसार भी जैन मतानुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त भी जैन मतानुयायी था, ठीक है, और वो भी जैन धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद दशरथ, दशरथ भी अशोक का पौत्र माना जाता है, एक और पौत्र था। ये इसने भी मैंने बताया था कि बिंदुसार के जो है मतलब आजीविकाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक था, उन्होंने आजीविकों को 2 गुफाएं दान दी थी बराबर की पहाड़ियों में। कौन कौन सी गुफा दान दी थी मैंने आपको बताया था, करण चौपाड़ और सुदामा। जबकि अशोक के पुत्र ने आजीविकों को 3 गुफाएं दान दी, वाइका, लोमर्षि और गोपी। उसके अलावा अशोक की तरह इन्होंने भी देवनाम की उपाधि धारण की थी। अब देवनाम की उपाधि 3 राजाओं ने धारण की थी, अशोक ने, दशरथ ने और एक और श्रीलंका के शासक है तीस, उन्होंने भी देवनाम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो सबसे लास्ट राजा की जो चर्चा मिलती है वो वृद्रथ, इनकी चर्चा मिलती है। और इन्हें इनके ही सेनापति, मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से अशोक का जो साम्राज्य है वो सिर्फ अशोक के मतलब जाने के बाद 47 वर्षों में ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए कि इतना लंबा साम्राज्य इस प्रकार से ढह जाता है। अब बात करते हैं हम अशोक के विजय अभियानों की। अशोक ने कौन से विजय अभियान चलाए और क्या उनकी क्वालिटी थी, उसके बाद क्या परिवर्तन आए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कलिंग विजय। देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चर्चा है कलिंग विजय की, इसको हम देखते हैं। कलिंग विजय अशोक ने कब की थी? कलिंग विजय अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8 वर्षों के पश्चात अर्थात 9वें वर्ष में की थी। तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक, ये और चर्चा मैं कर देता हूँ। अशोक ने राज्य संभाला था 273 में, लेकिन 269 में उन्होंने राज्य किया था, यानी कि 4 वर्षों के पश्चात उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये 4 वर्ष क्यों लगे? तो अशोक ने जो अपना राज्य था वो अपने बड़े भाई सुशीम या सुमन की हत्या करके प्राप्त किया था, यानी कि, और इसकी में जो उनकी सहायता की थी वो राधा गुप्त ने की थी। एक तो ये है कि बड़े भाई राज्य अपने बड़े भाई सुशीम या सुमन की हत्या प्राप्त कर किया, ठीक है, और इसमें राधा गुप्त ने ये किया था, ठीक है। तो ये एक कारण है। एक दूसरा मत ये भी है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है, और उसमें चूंकि टाइम लगा और फिर उन्होंने राज्याभिषेक किया, अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्य पाठ को संभाला। लेकिन ये मत थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि 5वें शिलालेख में, 5वें लेख में या अभिलेख में ये चर्चा उन्होंने अपने भाई बहनों की चर्चा की है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम भाव रखते थे। तो उस मत को हम थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मानी जाती है कि उन्होंने अपना जो राजपाट है वो अपने बड़े भाई सुशीम या सुमन की हत्या प्राप्त कर किया, और इसमें उनकी जो सहायता थी वो राधा गुप्त ने की। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, अब इस राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात, यानी कि 261 में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 9वें वर्ष उन्होंने अपना राजपाट संभाला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो
यानी कि 261 में उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की। दूसरी चीज, आज अगर कलिंग की बात करता हूं तो उड़ीसा जो है उसे ही अशोक के समय में कलिंग कहा जाता था। और इसका एक और प्राचीन नाम है, उड़ीसा को हम उत्कल के नाम से भी जानते हैं, उत्कल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, क्या कारण था कि कलिंग विजय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, कि कलिंग विजय का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या माना जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये माना जाता है कलिंग विजय का, कि कलिंग विजय उन्होंने, आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि साम्राज्य विस्तार, बिल्कुल गलत है। कलिंग विजय का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था व्यापारिक विस्तार। इस कारण से इन्होंने ये किया। आप देखिए कि कलिंग विजय वो कहाँ बैठे हैं, मगध में बैठे हैं, ठीक है जी। अब मगध से कलिंग पर विजय करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे क्या था कि वो पूर्वी मार्ग के, जो ये पूर्वी मार्ग है, जो स्थलीय और समुद्री मार्ग है, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। और इस पर नियंत्रण स्थापित होने से वो श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भी मतलब उनके साथ भी व्यापार कर सकते थे। और दूसरा, उड़ीसा से सीधा तक्षशिला या उत्तरापथ पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है व्यापारिक विस्तार, यानी कि पूर्वी मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करके वो दक्षिणी पूर्वी एशिया और श्रीलंका जैसे देशों में अपना मतलब उनके साथ व्यापार संबंध बढ़ा सकते थे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, उत्तरापथ से सीधा जुड़ाव, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सबसे दूसरा है, सुरक्षा। अब सुरक्षा क्या कारण है, देखिए सुरक्षा, नंदों के पतन के पश्चात कलिंग बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका था। आपको पता है कि नंदों में जो नंदों के जो राजा हैं महापद्मानंद, उन्होंने कलिंग को जीता था। लेकिन नंदों के पतन के पश्चात मतलब कलिंग बिल्कुल स्वतंत्रता था। तो इसलिए सुरक्षा के कारणों से भी कलिंग पर मतलब आक्रमण किया गया, ये कारण थे। तो इस वजह से इन्होंने कलिंग विजय की। लेकिन कलिंग विजय के पश्चात आप देखेंगे कि उन्होंने, ये उनका पहला और आखिरी युद्ध माना जाता है। किस वजह से, जब कलिंग में वो विजय प्राप्त करते हैं तो वो काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है, और जीत लेते हैं। लेकिन जब वो वापस में आते हैं तो वो बहुत सारे लाखों लोग मरे हुए होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, किसी का सर कटा हुआ है, किसी के पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। ये सब दृश्य देखकर उनके हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि यहाँ से उनकी जो अहिंसा के पथ पर, हिंसा से अहिंसा की तरफ जो मार्ग चलते हैं, मतलब अहिंसा की तरफ वो अपना ध्यान लेकर जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब उनकी नीति में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे, तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है ये उनका प्रथम और अंतिम युद्ध था। उसके बाद उन्होंने इस नीति को बदल दिया। उन्होंने कलिंग विजय के पश्चात जो नीति बदली थी वो ये थी कि भेरी घोष की जगह धम घोष, और उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को पूरी तरीके से त्याग दिया, ठीक है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। तो कलिंग विजय की बात हमने की। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ छोटी मोटी विजयों के बारे में बात की जाती है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि कश्मीर, नेपाल और खस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये कुछ छोटी मोटी और विजय के बारे में। उसके अलावा उन्होंने 2 महत्वपूर्ण शहर बसाए थे। ये इसकी चर्चा कलहन की राजतरंगिणी में मिलती है।
श्रीनगर और देवपतन नेपाल, ये कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार इन्होंने 2 शहर बसाए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी विभिन्न वर्षों में, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। इससे पहले अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि अशोक का अब जो साम्राज्य है वो कहाँ तक रह गया। अगर मैं अशोक के साम्राज्य को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर अशोक का साम्राज्य था, ठीक है। कश्मीर इनके साम्राज्य का हिस्सा होता था, नेपाल इनके साम्राज्य का हिस्सा होता था, बंगाल इनके साम्राज्य का हिस्सा होता था। अगर दक्षिण की बात करूं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक इनके साम्राज्य का हिस्सा होते थे, ठीक है। और इस साइड से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इनके साम्राज्य का हिस्सा होते थे। हालांकि तमिलनाडु, देखिए अगर मैं इसी चीज़ को चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें हिंदकुश भी आता है, कश्मीर भी आता है और ये सारी चीज़ें, लेकिन तमिलनाडु नहीं आता और दूसरा उत्तर पूर्वी भारत नहीं आता। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगाल तक इनके हिस्से थे। यहाँ दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक इनके हिस्से थे, लेकिन तमिलनाडु नहीं आता। अगर आप ध्यान रखिए दूसरे शिलालेख में और 12वें शिलालेख में, इन दोनों शिलालेखों में चेर, चोल, पांड्य व सत्यपुत्र आदि राज्यों की चर्चा की गई है, ठीक है, जो इसके पड़ोसी थे, प्रादेशिक प्रदेश थे, यानी कि पड़ोसी राज्यों के रूप में इनकी चर्चा की गई है। चेर, चोल, पांड्य व सत्यपुत्र। माफ कीजिए 13वें शिलालेख में प्रमुख अधिकारियों की चर्चा। तो 5वें शिलालेख के अनुसार जो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष है वहां पर वो धम्मामात्र की नियुक्ति करते हैं। धम्मामात्र जिसका कार्य था धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी है, जो अशोक ने धम्म चलाया था। दूसरी चीज 30वें शिलालेख जो कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष लिखा गया है, इसमें प्रादेशिक, प्रदेश या मंडल स्तर का अधिकारी है ये। उसके अलावा रज्जुक की नियुक्ति करता है जो जनपद या जिला स्तर का अधिकारी और राजस्व व न्याय प्रशासन से संबंधित होता है। उसके अलावा युक्त, ये युक्त है, ये रज्जुक के अधीन राजस्व से संबंधित अधिकारी माना जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा 12वें शिलालेख में, यानी कि 5वें शिलालेख, 3रे शिलालेख, 12वें शिलालेख में 3 अधिकारियों की और नियुक्ति करता है। ब्रजभूमिक पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी, अंतर महामात्य सीमावर्ती प्रदेशों में प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी, स्त्री महामात्य, स्त्री अधिकारी से संबंधित है। उसके अलावा 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदकों की नियुक्ति करता है। प्रतिवेदक कौन था? जो जनता की बात को राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी है, वो प्रतिवेदक होता था। तो इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे अशोक के धर्म के बारे में कि अशोक का प्रारंभिक धर्म कौन सा था, बाद में उसने किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक शुरू में जो था वो शैव धर्म को मानने वाला था, यानी कि कुछ न कुछ ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था। ये दावा किसने किया? ये कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार है। ये सारा है कि कलहन ने कि राजतरंगिणी के अनुसार जो अशोक है वो शैव धर्म को मानने वाला था। मैंने अभी बताया कि शुरू में वो शैव धर्म का अनुसारी था, लेकिन बाद में क्या होता है कि सुशिम या सुमिन का जो पुत्र था, उसका पुत्र का नाम था निग्रोथ। उसको वचनों को सुनकर उसने बौद्ध धर्म से वो प्रभावित हुआ और इसी क्रम में मोगलीपुत्तिस जो कि तीसरी बौद्ध संगति के जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, कई मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उपगुप्त ने भी इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। तो ये विवाद का विषय है। हालांकि मोगलीपुत्तिस अगर ऑप्शन में आता है तो वो मोस्ट रिलेवेंट आंसर माना जाएगा। दूसरी चीज़, ये सारी चीजें अब जब उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा धारण कर ली तो उसके बाद राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। एक चीज। दूसरी चीज, अशोक ने 12वें वर्ष निगलवा सागर की यात्रा की। इसी तरीके से अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये क्वेश्चंस एज इट इज, मैंने पहले भी बताया था कि अब एसएससी या किसी भी कंपटीशन में बहुत कम मतलब डिफरेंस है, तो हमें हर चीज़ देखनी। ये जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, मैं एक चीज़ के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा मैं बिजी था तो इसलिए वीडियो डिले हो रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में वीडियो डिले नहीं होंगे। लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरे जो प्रयास हैं वो करते रहिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर ये कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हम मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं।
टू प्रमोट द डिजिटल इंडिया, ठीक है, ताकि हर व्यक्ति जो मतलब किसी कारणवश से कोचिंग नहीं ले सकता ऑफलाइन। अब तो आज आपने अगर सुना होगा कि कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो लेकिन ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर अश्योर करता हूँ कि ये चलता रहेगा और मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनको रेगुलरली डालता रहूँ, ठीक है, वीडियोस को। और जल्दी मैं ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करने वाला हूँ और साइंस की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको इस प्रकार की शिकायत नहीं होगी। बस सिर्फ आपको क्या काम करना है कि आपको अपना कार्यक्रम यानी कि अपना जो काम है वो करते रहना है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। देखिए, हमारे पास हथियार कम है लेकिन जोश पूरा है। मतलब जोश की कोई कमी नहीं है और क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। हम जो मुकाबला करें वो एक नेशनल लेवल पे मुकाबला करें और मैं आपको फिर अश्योर करता हूँ कि इससे बेहतरीन मटेरियल आपको मतलब यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए फिर हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ को और बढ़ाते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है, देखिए आप छोटे भाई बहन हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक, कमेंट, शेयर एजुकेशन ग्रुप्स पे डालिए ताकि हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा हो सके। तो कलहन की राजतरंगिणी, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं बात करता हूँ, हालांकि धर्म का एक और अलग पर्सपेक्टिव भी मैं इस विषय में बताना चाहूँगा। आप याद कीजिएगा कि मैंने कहा था कि अशोक ने जो राज्याभिषेक है वो शासन संभालने के 4 वर्ष बाद किया था, यानी कि 273 में उन्होंने शासन संभाला था, जबकि राज्याभिषेक उसने 269 BC में करवा था। और दूसरा, इस में मैंने कहा था कि एक मत ये था कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक राजा बना था। अब ये दावा कौन करता है? ये दावा बौद्ध ग्रंथ करते हैं, बौद्ध साहित्य करते हैं। उनके अनुसार क्या है कि जब अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, यानी शैव धर्म का अनुयायी था, तो वो हिंसा का अनुयायी था, यानी कि हिंसा को मानता था, खून खराबे में विश्वास रखता था, तलवार के दम पे शासन करने की तलवार के दम पे शासन करने की अभिलाषा रखता था और तलवार के दम पे ही वो पूरे भारत में विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब वो उसने बौद्ध धर्म को सुना, बौद्ध धर्म के आदर्शों को अपनाया उन्होंने, तो उनके हृदय परिवर्तन हुआ। उसने हिंसा से अहिंसा की तरफ रुख किया। दूसरा, तलवार की नीति को ना अपनाकर शांति की नीति को अपनाया, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से बौद्ध धर्म ने अपने आप को ब्राह्मण धर्म से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कहीं ना कहीं इसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से जो कोशिश है वो हमें दिखाई देती है। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एक कंसेप्ट होते हैं और यही कंसेप्ट आपको आगे आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप है, ये इस चीज़ के थ्रू ही आपको पता लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए और थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव अलग से दिखाने का प्रयास किया, तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो अशोक का धम्म है, क्या वो बौद्ध धर्म का धम्म है? अशोक के इस धम्म का उद्देश्य क्या है, ये हम समझेंगे। क्या अशोक का धम्म है वो बौद्ध धर्म से सेम है, वही धर्म है क्या, या फिर बौद्ध धर्म से थोड़ा सा अलग है? इस सारी चीज़ को हम इस डायमेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो अशोक का धम्म है, पहली बात तो ये धम्म है क्या? ये धम्म एक प्राकृत भाषा का शब्द है और ये धर्म जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा के शब्द का रूपांतरण है ये। एक चीज तो ये समझिए। दूसरी चीज, ये जो अशोक का धम्म है इसका उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का उद्देश्य था कि उसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसको इनडायरेक्टली कहूँ कहीं ना कहीं, तो ये एक तरीके से एक नैतिक आचार संहिता थी, जो आपसी भाईचारे के लिए एक नैतिक आचार संहिता थी। ये अशोक के धम्म का उद्देश्य था, या यह अशोक का धम्म था। अब बात करते हैं अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था। अगर मैं बौद्ध के धर्म की बात करता हूँ, बौद्ध को अगर आप उसके साहित्य को देखेंगे तो बौद्ध किस चीज़ की बात करता है? बौद्ध निर्वाण की बात करता है, ठीक है, बौद्ध निर्वाण की बात करेगा। दूसरी चीज़, बौद्ध नैतिकता की बात करता है, ठीक है। और इस निर्वाण के माध्यम से वो किस चीज़ की बात करता है, क्या दिलाने की बात करता है? वो मोक्ष की बात करता है कि आप निर्वाण लेंगे बौद्ध धर्म को, बुद्ध का ये जो धर्म है उसके अनुसार वो निर्वाण की बात करेगा और निर्वाण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है जी।
अब यहाँ अगर मैं बात करूँ अशोक के धम्म की, तो अशोक का धम्म किस चीज़ की बात करता है? ये पूरी तरीके से 100% नैतिकता पर बल देता है। 100% ये नैतिकता पर बल देता है, एक चीज़। और इस नैतिकता के माध्यम से, यानी कि आप समझिए, क्योंकि अशोक एक राजा था, अशोक कोई मतलब सन्यासी नहीं था, अशोक राजा था। अशोक ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, अहिंसा की नीति को उसने अपना लिया, लेकिन उसने काफ़ी दिमाग से काम लिया। उसने इस नैतिकता के माध्यम से एक जनता को लालच दिया। ठीक है, आपने तलवार छोड़ दी, अशोक ने तलवार छोड़ दी है, लेकिन सामने वाले ने तलवार नहीं छोड़ी। तो उसको दिमाग में एक कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि इससे तलवार कैसे छुड़वाई जाए ताकि साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, और दूसरा जो जनता है वो किसी और के बहकावे में आके विद्रोह ना करते, क्योंकि कहीं जनता में ये मैसेज ना चला जाए कि ठीक है अब अशोक ने तलवार छोड़ दी, अहिंसा पर है, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए अशोक ने, जो अशोक का धम्म था वो नैतिकता की बात करता था, और नैतिकता के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति की बात करता था। कि अगर आप नैतिक होंगे, नैतिकता का यहाँ क्या अर्थ है? नैतिकता का अर्थ है कि बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, मतलब आपस में भाई बहनों से प्यार करो। दूसरा, जानवरों की देखभाल करो, चिकित्सालय बनवाइए, आप पशु चिकित्सालय बनवाइए, ये सारी चीज़ें बात करता है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, पूरी तरीके से मैंने अभी बताया, नैतिकता पर बल देता है, यानी एक तरीके से लालच देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। स्वर्ग प्राप्ति का वो कहीं ना कहीं लालच देता है, ठीक है। तो इससे उसने एक तरीके से ये मतलब संदेश दिया कि आप अगर नैतिक होंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और आप इस मार्ग पे चलेंगे तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके थ्रू अशोक ने कहीं अशोक ने बताया अपने उसके लिए उसने एक चीज़ का सहारा लिया, उसने अपने शिलालेखों का सहारा लिया कि पूरे साम्राज्य में जो अशोक का साम्राज्य था, ये जो अशोक का साम्राज्य था, यहाँ पे अलग अलग जगह पर शिलालेख और अभिलेख जो हैं वो खुदवाए, ठीक है। 13वां शिलालेख मैंने आपको बताया इस प्रकार से, और ये उसमें बताया कि मैंने कलिंग जीता, लेकिन उससे मतलब हुआ क्या, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और उसने अपना कहीं ना कहीं अनुभव बताया, और इस तरीके से उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया ताकि जनता नैतिकता की तरफ मूव करे, ठीक है, जनता में नैतिकता का संदेश जाए, और उस तरीके से उसने इस चीज़ को प्रचार प्रसार करने का सहारा किया ताकि इस माध्यम से जनता भी तलवार ना उठाए, जनता भी अहिंसावादी रहे, और साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। तो यानी कि अशोक ने बिना तलवार उठाए ही सामने वाले की भी तलवार को रखवा दिया, ठीक है। तो खुद तो अपनी अहिंसा पर चले ही चले, सामने वाले को भी अहिंसा के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने शिलालेखों का सहारा लिया, अपने साम्राज्य में अलग अलग जगह पर शिलालेख बनवाए और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो अशोक के धम्म में है और बौद्ध धम्म में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार, कई बार मेंस में ऐसी चीज़ें समझ होनी बहुत ज़रूरी है, मेंस में लिखने के ये चीज़ें बहुत काम आते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब ठीक है आपने अपने साम्राज्य को तो सुरक्षित कर दिया कि मतलब ठीक है अंदर कोई किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन बाहर से कोई आक्रमण हो जाए तो इसका भी अशोक ने ध्यान रखा, इसीलिए उन्होंने अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया, और इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, और विभिन्न अधिकारियों को, धम्म महामात्रों को उन्होंने अलग अलग देशों में भेजा, दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग देशों में भेजा, और उन सब चीज़ों की हम अब चर्चा करते हैं। ये थे कि किन किन लोगों को उन्होंने कहाँ पर भेजा, जैसे कि मैंने बताया था धम्म महामात्र की भी नियुक्ति की थी, और धम्म महामात्र का काम क्या था, धम्म का प्रचार प्रसार करना। ये बात मैं अभी बताई भी है कि 5वें शिलालेख के अनुसार ये बात हमें देखने को मिलती है कि उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। उसके अलावा उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में और श्रीलंका में दूत भेजे थे,
तो कौन कौन से दूत को कहाँ पर भेजा गया इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को दूत के रूप में भेजा, महेंद्र वर्मन को और संघमित्रा को। इसी प्रकार से कश्मीर में मध्यांतिक को भेजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी मैंने सेट करने की कोशिश की है। महारक्षित यूनान में भेजा गया। ठीक है, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में भेजा गया, धर्म रक्षित अपरांतक में भेजा गया, रक्षित वनवासी है। ठीक है, मध्यम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर व कंधार का जो एरिया है उसमें इसको भेजा गया। अब यहाँ कश्मीर मध्यांतिक का ठीक है, यहाँ हिमालय प्रदेश कुछ पार्ट कश्मीर का इन्होंने कवर किया, तो कश्मीर व गंधार में, महादेव महिष मंडल, सोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि में, तो यहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अशोक का धम्म था वो अपने आप में बहुत मतलब इंस्पायर करने वाला है। ठीक है, अहिंसा पर बल देने वाला है और आज के टाइम में इसकी ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि अशोक के पतन का, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, हालांकि अभी और भी रह रहे हैं। देखिए, जो सबसे सर्वाधिक प्रमुख कारण है, अब मौर्य साम्राज्य देश का पहला केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्याज ने स्टैब्लिश किया। तो अब इतना बड़ा सिस्टम है, उसके जो पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं है तो इतना बड़ा सिस्टम जो बनाया गया था उसको ध्वस्त होते वक्त भी कुछ समय ही लगेगा। तो सबसे प्रोमिनेंट जो कारण है वो है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़, विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण रहे हैं। जैसे कि राजनीतिक कारण की बात करें तो अभी मैंने बताया अति केंद्रीकृत प्रशासन है और उसकी जो कुछ कमियां हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है। और ये रोमिला थापर एक इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके अनुसार उनका ये मत है। इसी प्रकार से दूसरा जो कारण है सीमा, अगर राजनीतिक कारणों में ही चर्चा करें तो सीमा सुरक्षा का अभाव। तो जैसे कि उसी समय पे अगर उनके समकालीन बात की जाए तो चीन में एक महादीवार का निर्माण करवाया जा चुका था, जिस वजह से चीन ने अपने आप को सुरक्षित किया, बाह्य आक्रमण उस पर नहीं हो पाए। और ये निर्माण 220 में शी हुआन ने करवाया था। लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई भी महादीवार उस समय पे निर्माण नहीं करवाई गई, तो ये भी एक मौर्य साम्राज्य का मतलब पतन का कारण था। दूसरी चीज़, अगर मैं धार्मिक कारणों पर बात करूं तो एक हरप्रसाद शास्त्री विद्वान हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया। लेकिन इस बात का खंडन हेमचंद्र चौधरी ने किया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए अशोक की जो अहिंसा व शांतिवादी की नीति है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये हमने राजनीतिक कारण देख लिए, धार्मिक कारण देख लिए। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण की और उसके बाद सांस्कृतिक कारण की। तो ये सारी चीज़ और फिर हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो ये है आर्थिक कारण। डीडी कौशाम्बी का मानना है कि वित्तीय अराजकता, फाइनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी है वो डीडी कौशाम्बी के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। अब इन्होंने किस वजह से कहा ये तो यही बताएंगे, इन्होंने एनालिसिस किया होगा तो अपने प्रोस्पेक्टिव इन्होंने रखा है। इसी प्रकार से सांस्कृतिक कारण है कला पर विदेशी विचारों का प्रभाव। तो ये निहार रंजन रॉय हैं, एन.आर. रॉय भी कहा जाता है इनको, कि एन.आर. रॉय, इनके अनुसार जो सबसे प्रोमिनेंट कारण था वो ये था कि वित्तीय अराजकता। तो निष्कर्ष क्या किया जाए, अब हमने ये सारी चीज़ें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था तभी चल सकती है जब योग्य उत्तराधिकारी हो। ठीक है, और ये एक सर्वाधिक प्रमुख कारण इसीलिए माना गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। तो इस प्रकार से हमने आज मौर्य राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये वीडियो डिले होने का एक कारण ये भी था कि मैं ये राजनीतिक व्यवस्था पूरी की पूरी एक ही लेक्चर में समाप्त करना चाहता था। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन पेशेंस बनाइएगा। अब अगले लेक्चर में हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे और फिर आपसे एक ही अपील है कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम अपनी एक जो जगह है भारत में एक एजुकेशनल चैनल्स में स्थापित कर सकें। ठीक है जी, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको पूरी तरीके से अश्योर करता हूँ और हमें डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को और अधिक से अधिक आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।